नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान बढ़े। उन्होंने कहा कि आज बिना भेदभाव के हर किसान के लिए काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए सरकार ने सुविधा दी है। आपके परिश्रम का परिणाम है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है। लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं। खासतौर पर फैसला किया गया, जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे, उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं। भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, कल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे। यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। आज खेती को अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आगे लेकर के करता है और वह घाटे का सौदा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बनती है, उसके स्वावलंबन का आधार बनती है। और इसी में श्री अन्न की दृष्टि से जो कार्यक्रम हुए हैं वो अलग है और नेचुरल प्राकृतिक खेती अलग है। और अब देखते हैं सुपरफास्ट 100, जिसमें देश और दुनिया की बड़ी खबरों को हम तेज रफ्तार के साथ अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी की तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत झोंकने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों से दोपहर 2 बजे करेंगे मुलाकात। मीटिंग के अहम मुद्दों में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अहम रणनीतियों और राम मंदिर के उद्घाटन के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन। मीटिंग में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेंगी भाग। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष सहित तमाम गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा सेंटर का किया उद्घाटन। साथ ही साइबर सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ की बैठक और 12 प्रोजेक्ट की रखी नींव। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के लिए भारत में मिले निमंत्रण पर पीएम मोदी से कहा धन्यवाद। एमेनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर लिखा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान जारी। राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। जम्मू कश्मीर में अखनूर के खौर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। कार्रवाई में एक आतंकी को किया ढेर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया अपना नारा। पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं का नारा गढ़ा है। भारतीय सैन फ्रांसिस्को एम्बेसी में कैलिफोर्निया के नेवार्क में श्री स्वामीनारायण मंदिर को भारत विरोधी भित्ति चित्रों से विरूपित करने पर कड़ी निंदा की। इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयनिधि स्टर्लिंग को दी नसीहत। का राजनीति में आगे बढ़ना है तो जुबान पर लगाना सीखे। मंत्री उदयनिधि स्टर्लिंग केंद्र को लेकर अपने बयानों की वजह से फिर से विवादों में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर माफी मांगने की जगह की शिकायत। कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहुत बड़ा अंतर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता फिर से करेगी मोदी का समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र। समिति का गठन पी चिदम्बरम करेंगे। इस कमेटी का नेतृत्व टीएस सिंहदेव होंगे संयोजक। कमेटी में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया और शशि थरूर जैसे नेता भी शामिल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने का किया ऐलान। बीजेपी ने किया इसका विरोध। कहा सीएम राज्य में बढ़ा रहे हैं धार्मिक उन्माद। चुनाव आयोग ने दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव तारीख की घोषणा की। अगले साल 19 जनवरी को कराया जाएगा चुनाव। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने भेजा समन। ईडी ने केजरीवाल को तीसरे भेजे समन में सवाल जवाब करने के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह का आया पहला बयान। कहा फेडरेशन में खिलाड़ियों का दबदबा था और रहेगा। साक्षी मलिक जैसे लोग अब खिलाड़ी नहीं रह गए। कोरोना ने एक बार फिर भारत में बढ़ाई चिंताएं। देश में हर 1 घंटे में कम से कम 26 से 27 लोग हो रहे हैं संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 22 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 640 नए मामले दर्ज। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि चोर की मूंछ में तिनका तो जरूर है। तभी तो अरविंद केजरीवाल ने पहले समन पर बहाना बनाया कि वे स्टार प्रचारक हैं। दूसरी बार उन्होंने कहा कि वे विपासना के लिए जा रहे हैं। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 कृषकों को ट्रैक्टर का वितरण कर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। कहा किसान हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के लिए सरकार कर रही है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिलारी मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान महासम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली और बदायूं के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.2 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की सूची में उत्तर प्रदेश के खाते में सर्वाधिक रकम आएगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के निवेशकों में बड़ा उत्साह। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आगरा की 146 इकाइयां तैयार। कुल 344 इकाइयों में से 1,21,490 रोजगार का होगा सृजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। कहा, वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए गए हैं। स्टैम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश के 11 बड़े जिलों को नए साल का तोहफा दिया जा रहा है। पहली बार पोस्ट ऑफिस से ई स्टाम्प देने का रास्ता खुला है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार और श्वास संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। ब्रजेश पाठक अयोध्या में करेंगे विभागीय बैठक और श्री रामलला विराजमान के दर्शन पूजन। उप मुख्यमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी होंगे शामिल। अयोध्या राम मंदिर के भीतर में हो रही नक्काशी की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। नागर शैली में बन रहे भव्य राम मंदिर की भीतरी दीवारों पर भगवान शंकर समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंच बाण से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। भगवान श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल रन शुरू। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चित्रकूट जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में वे शामिल। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। चावल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ MOU का आदान प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया, 31 दिसंबर को लखनऊ में महिला हाफ मैराथन का किया जाएगा आयोजन। मैराथन के लिए 4000 से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होगी आयोजित। परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कौशाम्बी के कड़ा विकास खंड के थुलगुला गांव के प्राथमिक पाठशाला में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। लोगों से स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को समृद्ध बनाने की अपील की। प्रदेश भर में बोई जाने वाली फसलों के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का लिया सहारा। इसके तहत रबी, खरीफ और जायद सीजन में बोई जाने वाली फसलों का फील्ड टू फील्ड सर्वे कराया जाता है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया कि रबी फसलों की बुआई से पहले सभी जनपदों में स्थापित हेल्प डेस्क 31 दिसंबर तक किसानों को होगा खरीफ मानदेय का भुगतान। सुपर फास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ को दी कई बड़ी सौगातें। उन्होंने यहां पुलिस कंट्रोल एवं कमांड वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 266 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 9 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश।
हरिद्वार की कनखल आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव दिव्यता के 25 वर्ष का शुभारंभ रविवार 24 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास प्रमाण पत्र पर कहा कि जो मूल निवास पत्र धारक होंगे उन्हें अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है और इस बारे में सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी हो जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में जो विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर या वकील जैसी बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको सरकार 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। हरियाणा के भिवानी में रंगारंग कार्यक्रमों से गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को किरोड़ी मल पार्क में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कोलकाता में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बंगाल से बेहतर सुरक्षा है। इस पर बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोविड-19 स्थिति के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहले रेवा ब्रांड के लोगों का अनावरण किया और कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा कि इससे बच्चे अपने स्कूली जीवन से ही भगवत गीता का पाठ पढ़ेंगे, जिससे जीवन जीने का नया तरीका सीखेंगे। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म का नहीं पर सभी धर्मों का सार है। कोलकाता में 5 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कल 6 महीने के बच्चे सहित 3 कोविड संक्रमित पाए गए थे। बच्चों का इलाज कोलकाता मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। तमिलनाडु में आज वैकुंठ एकादशी के अवसर पर त्रिची के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परम पद वासल स्वर्ग का 7वां द्वार खोला गया। उत्तराखंड गढ़वाल मंडप में परिवहन के लिहाज से बदलाव आने वाला है। 11 रेलवे स्टेशन छोटे छोटे शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। धामी सरकार ने मास्टर प्लान बनाने के लिए 1 साल का दिया वक्त। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी समेत पिथौरागढ़ में आज बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर बारिश के आसार जताए हैं। कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बूंदाबांदी की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। 24 और 25 दिसंबर को 2 दिन सूबे में घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा में सरकार ने कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। नए साल के शुरुआती 15 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी की छुट्टी 1 से 15 जनवरी तक रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण में क्लास 6 से 8 का रिजल्ट जारी किया गया है। मैथ्स और साइंस विषय में कुल 11,359 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मोटार के एक गोले में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्रालय ने IMF रिपोर्ट पर असहमति जताई। कहा 2028 तक देश पर GDP का 100% कर्ज का अनुमान गलत, 2002 की तुलना में कर्ज कम। फिच रेटिंग्स एजेंसी का अनुमान है कि भारत 2024-25 के दौरान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा और 2030 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद में जापान को पीछे छोड़ देगा। देश के बैंकों को दिवालिया से जुड़े 20 मामलों की हर महीने समीक्षा करनी होगी। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों के निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार ने फैसला
इंसॉल्वेंसी कोर्ट में मामलों की देरी से पेश होने पर लिया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। शुरुआती गिरावट के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया भी तेजी के साथ बंद हुआ। संभला बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी अंक बढ़कर बंद। केंद्र सरकार ने देशवासियों को क्रिसमस और नए साल का तोहफा दिया है। इसके तहत 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने मसूर दाल के आयात की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2024 तक थी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर मसूर दाल मिल सकेगी। टेक कंपनी ओप्पो ने भारत में A59 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। स्टाइलिश लुक वाले इस मोबाइल में 6.56 इंच डिस्प्ले और 13 MP कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। आरबीआई ने कहा कि खाद्य कीमतों में अस्थिरता से महंगाई पर जोखिम है। उच्च कीमतों के कारण रेपो दर कायम। शुक्रवार को जारी बैठक में गवर्नर ने कहा, सब्जियों के फिर से महंगा होने से मुख्य महंगाई बढ़ने की आशंका। ऐसे में महंगाई के प्रति सतर्क रहना होगा, इसे काबू करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.112 अरब डॉलर से बढ़कर 615.971 अरब डॉलर हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आग्रह को भारत सरकार ने तत्काल स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। फ्रांस में भारतीय दूतावास में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के कारण रोका गया था। थाईलैंड में आयोजित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का हुआ समापन। भारत की ओर से नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। अगले चक्र के आयोजन के लिए भारत बना सह अध्यक्ष। कनाडा पीएम ट्रूडो ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 2024 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीते तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को नुकसान होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अयोग्य करार मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मंगलवार को निचली अदालत ने ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने आम चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की सीमा को 2 दिन बढ़ा दिया है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को होने वाले मतदान में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले ये समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की सिफर मामले की गिरफ्तारी में दायर जमानत याचिका पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 2023 के तहत स्थापित विशेष अदालत ने इमरान खान के मामले में दोषी ठहराया था। इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी हैं। इस बीच इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता और तत्काल शत्रुता तत्काल खत्म प्रस्ताव पर गाजा में फलस्तीन के 2 संगठनों में तनातनी हो गई। एक फलस्तीनी विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव को सही कदम बताया तो दूसरी ओर गाजा ने चलाने वाले हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा, यहां भी कोरोना 19 मामलों की नई लहर संभवतः चरम पर पहुंच गई। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह में सिंगापुर में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में कमी आई है। प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। बाढ़ की वजह से दर्जनों घरों में नुकसान होने के साथ यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। और अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की कुछ खास खबरें। सूर्य कुमार यादव टखने में चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से हुए बाहर। सूर्य कुमार यादव की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या 3 T20 मैचों की श्रृंखला में कर सकते हैं भारतीय टीम की कप्तानी। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 376 रन बना लिए हैं।
भारतीय टीम ने इस साल में कुल 27 वनडे मैच जीतकर सबसे आगे। टीम इंडिया किसी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाली दूसरी टीम भी बनी। ऑस्ट्रेलिया के नाम एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा जीत। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ साउथ अफ्रीका में होने वाली टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। ऋतुराज को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उंगली में लगी थी चोट। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स और तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने अपना नाम वापस लिया। दोनों की जगह सचिन रविंद्र और जैकब डमी टीम में शामिल। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे शादी के बंधन में बंध गए। तुषार ने अपनी गर्लफ्रेंड नाभा गद्दमवार के साथ रचाई शादी। इसी साल जून में की थी सगाई। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के बाद का अपना फ्यूचर प्लान किया शेयर। एक इवेंट में कहा, आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद आर्मी को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड सरकार को वापस करने की घोषणा की। बजरंग ने ट्वीट किया कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं। बजरंग ने पीएम को लिखी चिट्ठी में भी इसकी घोषणा की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जर्सी और शुभंकर का शुभारंभ किया। कहा, यह बहुत ही गर्व की बात है कि देश में खेलों में अकल्पनीय प्रतिभाएं हैं। टीम इंडिया ने पहली बार अफ्रीका में जाकर 1-1 से सीरीज बराबर की। टीम इंडिया का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। करीब 30 साल बाद टीम इंडिया के पास नया इतिहास रचने का मौका है। फिल्म सालार पार्ट 1 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 116 करोड़ की कमाई की। फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 71 करोड़ की कमाई की। बाकी भाषाओं में 45 करोड़ की कमाई की। फिल्म डंकी को मिला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दर्शकों से प्यार। बॉक्स ऑफिस पर पड़ा प्रभाव। फिल्म बनी शाहरुख की तीसरी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग। फिल्म फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ हुआ रिलीज। यूट्यूब पर हुआ तेजी से वायरल। रिलीज के 2 घंटे के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा मिले व्यू। द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 12 जनवरी 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए है तैयार। थ्रिलर फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों को दी इसकी जानकारी। ओडिशा में फिल्म 12th फेल हुई। 31 मार्च तक टैक्स फ्री। ओडिशा के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर दी इसकी जानकारी। सालार की OTT रिलीज को लेकर रिपोर्ट्स हुई वायरल। फिल्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। हालांकि निर्माताओं द्वारा अब तक कोई तारीख नहीं आई सामने। करी और साइनाइड नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज। सच्ची घटना से प्रेरित है यह मर्डर मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री। कहानी साल 2002 से लेकर 2016 के बीच हुए 6 लोगों की हत्या पर आधारित है। भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए भेजी गई मलयालम फिल्म 2018 हुई रेस से बाहर। निर्माता जूड एंथनी ने किया सोशल मीडिया पर अपना दुख शेयर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किया कार्तिक आर्यन को फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। सुपरफास्ट 100 में आज इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।